नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला और शुरुआत करेंगे स्ट्रेट टॉक की आज के विषय के साथ। एक स्मॉल सा जो है छोटा सा परिचय मैं देना चाहती हूं आज के विषय को लेकर कि लगातार यूक्रेन युद्ध को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और इन आशंकाओं को हर गुजरते दिन के साथ, यानी कि इस पूरे हफ्ते जिस तरीके से ये डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, इससे अब ये साबित होने लगा है कि क्या यूक्रेन युद्ध जो है अब इसका और विस्तार हो गया है और इस विस्तार के पीछे असल कसूरवार कौन है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी मंशा साफ जता दी है। कह रहे हैं कि जो यूक्रेन की मदद कर रहा है उन देशों के सैन्य ठिकानों पर भी रूस कार्रवाई करेगा, हमले करेगा और इसे कोरी गीदड़ भभकी या फिर धमकी नहीं माना जाए। रूस कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि मिसाइल की टेस्टिंग यूक्रेन के निप्रो शहर पर की जा चुकी है और रूस के राष्ट्रपति ने यह जता दिया है कि इस मिसाइल का कोई तोड़ भी नहीं है, यानी कि यूक्रेन को जो देश मदद कर रहे हैं वो रूस के हथियारों का मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जो देश हैं जो कि यूक्रेन की सीमा से सटे हुए हैं या फिर कहें कि सीमावर्ती रूस की इस सीमा से सटे हुए, उनमें एक अलर्ट जारी किया गया है युद्ध को लेकर। इसीलिए आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक और समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन युद्ध अब क्या खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। आइए बढ़ाते हैं आज का कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। तो राष्ट्रपति पुतिन भड़क उठे हैं और जेलेंस्की का भी स्टेटमेंट आ गया। 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक और कहीं ना कहीं इन सैनिकों के साथ साथ जिस तरीके के मिसाइल हथियारों की बात रूस कर रहा है उससे गंभीर संकट अब आन खड़ा हुआ है। कुछ सवाल और कुछ तथ्य हम चाहते हैं कि पहले स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने हम रखें और उसके बाद आज के विशेष अतिथि का हम आपसे परिचय करवाएंगे। लेकिन एक नज़र पहले आप अपनी टीवी स्क्रीन पर रखिए। ये सवाल और ये जो तथ्य है आपके सामने। खतरनाक चरण में यूक्रेन युद्ध प्रवेश कर चुका है और ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या दुनिया अब अमेरिकी गलती का खामियाजा भुगतेगी? क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से अपनी लंबी दूरी के मार करने वाली क्षमता की मिसाइल की इस्तेमाल की मंजूरी यूक्रेन को दे दी, उसके बाद से लगातार ये डेवलपमेंट्स अब तेज़ी से सामने आ रहे हैं और इसीलिए कई देशों ने इस पर आपत्ति भी जताई है, अमेरिका के कदम पर सवाल भी उठाया है। पुतिन की धमकी को महज दिखावा क्यों मान रहा है पश्चिम और पश्चिमी देश? कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि पहले भी पुतिन ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी दी थी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, ये जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। एक फैक्ट है कि दुनिया के जो अन्य ताकतवर देश हैं उनके मुकाबले रूस ही वो ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, 5,977, जबकि अमेरिका और अन्य देशों को मिला दिया जाए तो उनके पास भी कुल मिलाकर इतने परमाणु हथियार नहीं है और इनमें कुछ टैक्टिकल हथियार भी शामिल हैं। यानी कि रूसी राष्ट्रपति ने अपने वीडियो मैसेज में जो बात कही है कि हमारे हथियारों का कोई तोड़ भी उन सभी देशों के पास नहीं है जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसलिए इन सवालों को आइए समझने का क्रम आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के विशेष अतिथि का स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में और सवाल एक ये भी दर्शकों के सामने उठाएंगे कि क्या ट्रंप के नियंत्रण से बाहर हो चुका है यूक्रेन युद्ध? क्योंकि ट्रंप लगातार कहते आ रहे हैं कि वो अगर सत्ता संभालेंगे, राष्ट्रपति कुर्सी संभालेंगे तो सबसे पहला काम जो है वो युद्ध रुकवाने का करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन युद्ध का विस्तार होता दिख रहा है। जिस तरीके से खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल की बात यहाँ पर सामने आ रही है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया है, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो है इस खतरे की आशंका को व्यक्त कर दिया है, दुनिया के देशों से अपील कर दी है। आइए प्रबल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, भारत के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के ग्रुप एडिटर भी रह चुके हैं और उनका एक व्यापक अनुभव युद्ध क्षेत्र में पत्रकारिता करने का भी है। इन्होंने अफगानिस्तान, इराक, इजराइल, लेबनान और यहाँ तक कि कश्मीर तनाव को लेकर भी एक गहरा जो है अध्ययन है इनका और एक अनुभव भी, व्यापक अनुभव इनका है। तो आइए स्वागत कर लेते हैं आज के हमारे अतिथि सीनियर जर्नलिस्ट प्रबल प्रताप सिंह का। प्रबल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। जस्ट टीवी के दर्शकों को आपको हमारे मंच पर देखकर मैं उम्मीद जताती हूँ कि उनको बहुत ही यहाँ पर खुशी हो रही होगी आपको देखकर। प्रबल प्रताप सर, दुनिया जिस स्थिति को अभी देख रही है, जिसका वो यहाँ पर अनुभव कर पा रही है,
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वीडियो मैसेज मुझे लगता है कि आपने भी ज़रूर देखा होगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये यूक्रेन युद्ध के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, क्या तेवर आपने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के देखे हैं जो कि पश्चिम के देश नहीं देख पा रहे? उनको क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ कोरी धमकी है, इस धमकी में कोई जो है असलियत या फिर वजन नहीं है? देखिए, मैं जो पुतिन का जो ये बयान है, उस बयान को कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पुतिन ने आखिर यूक्रेन पे हमला क्यों किया, और उस बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो यूक्रेन जो कि एक अस्पल रशिया का पार्ट है, यूएसएसआर का पार्ट रहा है, अलग होने के बाद नाटो में जा रहा था, अमेरिका लगातार उसको नाटो की तरफ वो कर रहा था, और जो पुतिन नहीं चाहता था कि हमारा एक नेबरिंग स्टेट वो नाटो बने और नाटो की एक्सेस हमारे रशिया पे आए। उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए वो वॉर शुरू हुआ। अब दूसरी बात, अब अमेरिका में ट्रांजिशन का फेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होने वाले हैं, जनवरी में वो अपना पद ग्रहण करेंगे, और बाइडेन अपने अपने रास्ते अपने बाहर जाने वाले हैं। तो बाइडेन का बाहर जाना और ट्रंप का आना, तो ये जो बीच का पीरियड है, ये अपने आप में बहुत होता है। इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पे आपकी कंट्रोल नहीं है। और सबसे अहम बात ये है कि आखिर जाते जाते बाइडेन ने इस बात की इजाजत क्यों दी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जो यूक्रेन है, जेलेंस्की है, वो लंबी दूरी के मिसाइल का इस्तेमाल करने की उसको इजाजत क्यों दी, जो अब तक रिस्ट्रिक्टेड थी। और अगर वो रिस्ट्रिक्टेड थी तो जाने के पहले क्यों? तो इसका मतलब जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मंशा कुछ और थी, और उसी फैसले के रिस्पॉन्स में पुतिन ने ये किया है। और जाहिर सी बात है, अपनी भूमि को, अपने देश को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कोई भी मुल्क इस तरह की बात करेगा। खतरा यहाँ ये है कि अगर ये जो बाइडेन जो आउटगोइंग अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसने इजाजत दी है और उस पर पुतिन ने रिस्पॉन्ड किया है, और जेलेंस्की अगर नहीं मानता है, तो ये हमारे लिए, ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। पुतिन ने ऑलरेडी अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को अपग्रेड किया है, हालांकि अमेरिका ने कहा है पढ़ाई नहीं। तो ये देखिए, मुझे ये लगता है इसमें खतरा भी है, क्योंकि देखिए जब युद्ध जैसी स्थिति होती है ना, कोई एक चीज आपको ट्रिगर करती है, और ऐसा ट्रिगर करती है कि स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो अभी मुझे जो लग रहा है कि ऑल आउट वॉर की स्थिति नहीं है, और मुझे लगता है पुतिन इनको समझाने की, चेताने की कोशिश की है कि देखिए भाई, आपने जो करना था कर लिया, अगर आप इससे ज्यादा जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी यूक्रेन के लिए और दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए। दूसरी बात, अगर ये जो ट्रांजिशन का फेज है उसमें अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कितना साहस जुटा पाके ऐसी हरकत कर सकते हैं जो कि युद्ध की तरफ दोनों मुल्कों को ले जाए, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं, वो भी एक देखने वाली मुझे नहीं लगता, क्योंकि ट्रंप ने जो कहा है कि वो खत्म करेंगे वॉर। और जो मैं देख रहा हूँ कि एलन मस्क जिन्होंने ट्रंप के जिताने में क्या भूमिका निभाई, ट्विटर के जो हैं, उन्होंने उनकी एक मीटिंग हुई है पुतिन से और इस युद्ध को खत्म करने की। तो मैं थोड़ा आशावादी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा युद्ध की तरफ बढ़ने जैसे लक्षण नहीं लग रहे हैं, लेकिन किसी एक ट्रिगर पॉइंट उसके बारे में मुझे कमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल ट्रिगर पॉइंट की आशंका आप व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने किया है, पहले तो इस पर किसी आधिकारिक बयान से परहेज किया जा रहा था, लेकिन इसके एक दिन, जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं यहाँ पर, स्ट्रेट टॉक में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ अगर हमारे आज के विशेषज्ञ तक पहुँच पा रही है तो उनसे समझेंगे कि जिस तरीके के मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी रफ्तार ये बताई जा रही है कि ये 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अपने टारगेट को जो है निशाना बना सकता है, और ये इतना केपेबल है कि अमेरिका जैसे देश भी और नाटो के कोई अन्य देश के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं है। यानी यूक्रेन की मदद करने वाले किसी भी देश के पास रूसी हथियारों का कोई तोड़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे सीधे चिताया गया है कि अमेरिका हो, यूक्रेन हो, जिस देश के भी मिसाइल का इस्तेमाल रूसी धरती पर हमले के लिए किया जाएगा, उनके सैन्य ठिकानों को भी रूसी राष्ट्रपति जो है टारगेट बनाने के लिए आदेश दे सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ।
तो पुतिन के जो तेवर हैं वो साफ बता रहे हैं कि वो अमेरिका और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने से नहीं चूकेंगे अगर उन्हें यूं ही उकसावा दिया जाता रहा, उन्हें यूं ही जो यूक्रेन की तरफ से जो है ऐसे हथियारों की तरफ से निशाना बनाया जाता रहा जो कि अमेरिका यूक्रेन समेत अमेरिका यूके समेत जो अन्य पश्चिम के देश हैं, नाटो संगठन के देश हैं, उनकी तरफ से यूक्रेन को मिली हुई मदद क्यों ना हो। हमारे साथ प्रबल प्रताप जुड़े हुए हैं। प्रबल सर, मैं समझना चाहती हूँ कि ट्रिगर पॉइंट की आपने आशंका व्यक्त की है, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या पिछले एक हफ्ते में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहले आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट है, अमेरिकी प्रेसिडेंट, उन्होंने यूक्रेन को इजाज़त दे दी लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल करने की, उसके बाद वो लैंड जो माइंस है उसकी भी इजाज़त देते हैं, इसके बाद एक दो और डेवलपमेंट आता है कि 10,000 जो उत्तर कोरियाई सैनिक हैं वो रूस की तरफ से जो है युद्ध में उतारे जा चुके हैं। इसके बाद ये भी डेवलपमेंट आती है कि यूके के मिसाइल का भी जो है यूक्रेन ने इस्तेमाल किया है रूसी धरती पर आक्रमण के लिए। इन सब डेवलपमेंट्स को क्या आप ट्रिगर पॉइंट मान रहे हैं? देखिए, मैं ट्रिगर पॉइंट नहीं मानता हूं उसे। मेरी जो समझ है, सोच है, मुझे लगता है कि जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का, वो अभी जो जनवरी में जब ट्रम्प टेक ओवर करेंगे, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो उसके बीच की पुराने एडमिनिस्ट्रेशन की सोच, उनकी अपनी जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, वो जो है वो इन चीजों को डिक्टेट कर रही है। मैं जो जिस ट्रिगर पॉइंट की मैं बात कर रहा था, मैं वो ये कहना चाह रहा था कि आपने एक लंबी दूरी मिसाइल दे दिया और वो अमेरिका रूस की धरती पे गिर गया, और रूस की धरती पे गिरा छोटा सा यूक्रेन देश है। तो कोई भी मुल्क जो है अपने देश की अस्मिता और उसके सम्मान के लिए वो लड़ेगा। तो पुतिन ये बार बार कह रहे हैं और पुतिन ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप यहाँ ये खत्म कर दें, और अगर आप नहीं खत्म करेंगे तो ये स्थिति भयावह हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर जो वॉर की जो स्थिति है, आपको पता है जब पर्ल हार्बर में बम गिरा था जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, तो आज तक वहाँ क्या स्थिति है न्यूक्लियर वॉर की, तो हमें सब वो पता है। लेकिन हमको ये लगता है कि जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हैं, जैसे आजकल आप देखिए डीप स्टेट, अब वो डीप स्टेट अमेरिका में जो कि बाइडेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है या जो अपने इंटरेस्ट को बचाए रखना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत खतरनाक है यहाँ की। तो क्या ये ब्यूरोक्रेसी जो है लड़ाइयाँ झगड़ों में बढ़ा रही है? क्योंकि पुतिन तो देखिए अपने को डिफेंड करेंगे और उनको करना भी चाहिए। आप उनकी धरती पे हमला करेंगे, रशिया करेगा, ये लंदन इंग्लैंड करेगा, उनकी मिसाइलें इस्तेमाल होंगी, तो आपको शांत नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुत डेलिकेट है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा आशावादी और मुझे उम्मीद है कि ये स्थिति नहीं होगी कि ऑल आउट वॉर हो जाए। जी, लेकिन जिस तरीके की सूचनाएं, हालांकि कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है और पुष्ट जानकारी नहीं है, ये जानकारियां बताती हैं कि जो रूस के पास परमाणु हथियार हैं उनमें से जो कुछ है वो टैक्टिकल हथियार जो मिसाइलों के जरिए भी दागे जा सकते हैं, और ये छोटे किस्म के परमाणु हथियार है। वे वैसे परमाणु हथियार नहीं है जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था, वो 15 किलो टन का था, और रूस के पास जो परमाणु हथियार है कुछ ऐसे भी है छोटे किस्म के जो कि 1 किलो टन के हैं। तो क्या इसकी आशंका है, क्योंकि ये जो परमाणु हथियार हैं वो एक निश्चित जगह को टारगेट किया जाएगा ताकि जो उसका विकिरण है, रेडियो एक्टिव जो विकिरण है, वो सीमित जगह तक ही रह सके, ऐसी कोई आशंका? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए अगर 1 किलो है 15 किलो है, और जब वो न्यूक्लियर एटॉमिक वेपन जब गिरेगा जहां गिरेगा, तो वो केवल उतने वो लिमिटेड एरिया को वो डैमेज नहीं करेगा, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को, वहाँ की वनस्पतियां, वहाँ के रहने वाले लोग, बहुत उसके बड़े नुकसान है। तो मुझे नहीं लगता कि लिमिटेड यूज कर पाएगा। देखिए परमाणु हथियार बने ही है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के लिए, कि अगर आप चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे, हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है? तो आप उसमें बर्बाद होने की कड़ी में कोई छोटा बर्बाद बड़ा बर्बाद की कोई सीमा नहीं है। 48 के बाद अभी तक ये प्रयोग हुआ नहीं है
फ्लैश पॉइंट बहुत हुए हैं, थ्रेशोल्ड पे बहुत आए हैं, पर्ल हार्बर था और तमाम चीजें हैं, लेकिन बे ऑफ इन्वेजन जो अमेरिका का है, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 1 टन भी करेगा और वो कहे कि साहब हमें यूक्रेन तक लगे, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो बहुत बहुत ही गंभीर हैं, बड़े दुखदाई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। हालांकि देखिए, वो पोस्चरिंग है, वो थ्रेटन कर रहे हैं कि भाई नेटो के जो कंट्रीज हैं वो क्यों इस पे पड़ रहे हैं, क्या जरूरत है उनको इसमें आने की। इस थ्रेटनिंग का प्रबल सर, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन इस थ्रेटनिंग का वो तो पश्चिमी देश भी कह रहे हैं कि ये तो महज धमकी है, इसमें कोई सच्चाई या फिर जो है गंभीरता नहीं है। तो इस थ्रेटनिंग का ना तो अमेरिका पर कोई असर हो रहा है, ना जो है ब्रिटेन जैसे देशों पर कोई असर हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये जो युद्ध है खतरनाक चरण में प्रवेश कर गया है, तो यूक्रेन जीत की तरफ बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि रूस तो महज थ्रेटनिंग करता हुआ या फिर पोस्चरिंग करता हुआ दिख रहा है। नहीं, मैं जेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती की है, और मुझे नहीं लगता कि वो जीत की तरफ बढ़ रहा है। उसने अपने 2 स्टेट गंवा दिए, अपनी 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 वेस्टर्न पावर के कहने पे, अमेरिका के और वेस्टर्न पावर के प्रोडिंग पे उसके 2 स्टेट चले गए जो कि रशियन स्पीकिंग है, जो कि जिसपे पूरा कब्जा पुतिन की रशिया ने कर लिया है। मुझे नहीं लगता अगर जेलेंस्की जीत की तरफ बढ़ रहे होते तो वो अपील नहीं करते दुनिया से। और जो दुनिया के देश ये जो कह रहे हैं, अमेरिका या ब्रिटेन कि भाई इस हम इग्नोर कर रहे हैं, देखिए वो कहने की बात अलग है। जब आप युद्ध में होते हैं, मैंने 4-5 युद्ध का मैंने देखा है कि ये बात है, और ये मुझे नहीं लगता ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता। और आज नहीं, अभी तो 1 महीने बाद ट्रंप आ जाएंगे। ट्रंप ने कहा वो पीस चाहते हैं। क्या करेगा अमेरिका? 1 महीने के अंदर ट्रंप के आने से पहले पूरा युद्ध का अमेरिका को बर्बाद कर देगा? आई डोंट थिंक सो। एक डीप स्टेट ने बदमाशी की है, वहां का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन एक हरकत की है, खुराफाती हरकत, उस हरकत से पुतिन नाराज है, और पुतिन ने उनको अपना आईना दिखाने की कोशिश की है। अब 1-2 महीने हैं, ऐसे ही चलेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं तो थोड़ा देखिए आशावादी हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऑल आउट वॉर में। चलिए, आशावादी तो हम सब जो है इसी बात की आशा रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि युद्ध जो है इसका विस्तार ना हो, और जो भी युद्ध है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत ही रही है। ऐसा नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है तो सिर्फ दोनों देश ही परेशान है। इजराइल देखिए, पूरा मिडिल ईस्ट जला पड़ा है, लेकिन आप अभी हाल में देखिए वहां वायलेंस का लेवल कम हुआ है, क्योंकि ट्रंप ने आते ही जिस दिन जीता उसने कह दिया। तो अब अभी चीजें हैं, इसको ग्लोबली देखना है। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं प्रबल सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आपके युद्ध क्षेत्र के अनुभवों को के जरिए थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिकी प्रशासन की अगर ये भारी गलती या फिर जानबूझकर की गई बदमाशी है, तो इसके पीछे अमेरिका की युद्ध नीति जो है वो जो चली आ रही है वही नीति दिख रही है, या फिर इस नीति में कोई बदलाव किया गया है जानबूझकर, ताकि ट्रंप जब सत्ता में आए तो फिर वो यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की जो कोशिशें हैं उसको अंजाम ना दे सके। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो अपने तेवर दिखाए हैं वो तेवर असल में कितने गंभीर हैं, और पूरी दुनिया, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को इससे कितना सचेत हो जाना चाहिए कि इस युद्ध का विस्तार हो गया तो उनके घर भी जलेंगे, वहाँ पर भी जो है लोग परेशान होंगे, लोग महंगाई का सामना करेंगे और घर और बेकसूर निर्दोष जाने जो है वो जाएंगी। हमारे साथ प्रबल प्रताप सिंह लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के ग्रुप एडिटर भी रह चुके हैं और युद्ध क्षेत्र में पत्रकारिता का एक व्यापक अनुभव भी है। प्रबल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल था क्योंकि आपने इराक युद्ध है, अफगानिस्तान युद्ध है, दोनों में पत्रकारिता की है, युद्ध क्षेत्र में पत्रकारिता की है। आप अमेरिकी वॉर पॉलिसी इसमें किस किस्म का बदलाव देख रहे हैं, खास करके यूक्रेन की मदद जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, और अभी एक हफ्ते के भीतर दनादन जो फैसले यूक्रेन के फेवर में, समर्थन में अमेरिकी प्रशासन ने किए हैं, ये किस नीति को दर्शाता है? ये वही नीति है जो इराक में अमेरिकी वॉर पॉलिसी थी, अफगानिस्तान में वॉर पॉलिसी थी, या किस किस्म का ये बदलाव? देखिए, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी थी, ट्रंप की पॉलिसी उससे अलग है।
जब जी। बाइडेन की जो अगर आपने देखा होगा, ट्रंप ने जब जिस दिन जीते और उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो जी। यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देंगे, जिस तरह से उन्होंने इसराइल का समर्थन किया और जिस तरह से उन्होंने मिडिल ईस्ट के लोगों को वार्न किया और जिस तरह से बात की उन्होंने कि भाई हमारी जो ट्रूप्स वहां डिप्लॉयड है मिडिल ईस्ट में, उनको वापस लाया जाए, वीकेंड हम उनका इस्तेमाल कहीं और बेहतर के लिए कर सकते हैं। तो ये एक शिफ्ट है, पॉलिसी शिफ्ट है। मैं जो बात कहना चाह रहा था वो बात ये है कि ट्रंप के जाने से पहले और बाइडेन के रहने तक एक एक जो देखिए हर मुल्क में होता है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, ब्यूरोक्रेसी का, डीप स्टेट होता है, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं जो ये चाहते हैं, जिनके इंटरेस्ट सर्व हो रहे होते हैं एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, हुकूमत में, वो नहीं चाहते कि हुकूमत में बदलाव आए। तो वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि भाई अगर बदलाव हो भी रहा है तो इतना फंसा दे कि हमारे इंटरेस्ट सर्व होते रहे और हमसे कंप्रोमाइज कोई कर ले। तो मुझे लगता है जो डीप स्टेट अमेरिका का है, उसने एक जो बाइडेन का अपने आप में ये फैसला जाते जाते, आप आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, आप क्यों कहेंगे कि भाई आप लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल कर ले यूक्रेन, जो आज तक आपने इजाजत नहीं दी थी, जी। जिसकी वजह से आपके और रूस के रिश्ते एक बड़े टेनुस उस पे टिके हुए थे और आपने उसको दे दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रोवोकेशन आपके एडमिनिस्ट्रेशन में, अमेरिकी हुकूमत में चाह रहा था कि रिश्ते खराब हो जाएं। जब ट्रंप आए तो उनको एक बर्बादी मिले जिसको उनको संभालने में दिक्कत हो। ये वहां का अपना उनका लॉबी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, आर्म्स लॉबी है, तमाम चीजें होती हैं, हर मुल्क में होती है, अमेरिका में तो ज्यादा ही है। तो उन्होंने कर दिया। लेकिन देखिए अभी भी रशिया ने का जो इनिशियल बयान था यूक्रेन को लेके बड़ा बैलेंस था, तब तक जब तक कि इन्होंने लंबी दूरी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया था। इस्तेमाल के बाद रशिया भाग गया। उसको वो भी अपने, वो नेशनलिस्ट कंट्री है, वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और बार बार कह रहा है तुम करोगे तो हम तो उसका जवाब देंगे। मुझे नहीं लगता कि हालात जो हैं इतने खराब हो जाएंगे कि जब तक ट्रंप आए तब तक उनसे वो समेट ना पाए। लेकिन कोशिश जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है वो करेंगे। जी बिल्कुल, वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिस डीप स्टेट की आप बात कर रहे हैं उनके अपने इंटरेस्ट इतने ऊपर हैं, इतने प्रायोरिटाइज हैं कि वो यूके और यूएस के इंटरेस्ट को भी जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेलते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो इंस्टिगेशन है या फिर जिस ट्रिगर पॉइंट की आप बात करें, इस समय सबसे ज़्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में अगर मैं अभी समझूं कि जब चर्चे ये हो रहे हैं कि 1000 दिन से अधिक का ये यूक्रेन युद्ध हो चुका है, इसमें आप फिलहाल किसे एज पर देख रहे हैं, यूक्रेन को या फिर रूस को? देखिए आप अगर 1000 से ज्यादा दिन का जो युद्ध है, अगर उस युद्ध की में जिस तरह के नुकसान हुआ है दोनों ही मुल्कों को, और जो उस नुकसान को अगर आप उसको एसेस करने की कोशिश करें तो देखिए जेलेंस्की, देखिए अगर रशिया चाहता तो पहले दिन यूक्रेन पे वो बहुत तगड़ा हमला करके बर्बाद कर देता। उसने तो नहीं किया ना, वो तो लिमिटेड वॉर ही रहा ना। आप करते थे, वो रिएक्ट करता था, वो रिस्पॉन्ड करता था, फिर आप करते थे, फिर वो रिस्पॉन्ड करता था। वो तो ये था, वो तो ये दिखाने आपके एग्रेशन को आप उस रशिया ने, पुतिन ने मैसेज देने की कोशिश की, भाई नेटो क्यों जाओगे, नेटो का यहाँ ये नेटो है हमारे यहाँ क्यों आ जाएगा, वो इस तरफ क्यों आ जाएगा। अब वो यूक्रेन लगा हुआ है यूरोप के साथ, तो आप यहाँ घुसना चाह रहे हो, बार बार अमेरिका कह रहा था। तो आपने जब शुरू किया, उसने जब शुरू हुआ तो उसने लिमिटेड मैसेज दिया है और अभी तक लिमिटेड मैसेज दे रहा था कि आप लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे। अगर ऑल आउट वॉर की बात होती तो वो यूक्रेन को बर्बाद करने कितना टाइम लगता रशिया को। तब तक तो कोई नेटो डॉक्ट्राइन भी नहीं ओपन हुई थी यूक्रेन के लिए। तो ये है, ये चलेगा, ये जियोपॉलिटिक्स है, ये डीप स्टेट का अपना खेल। और मैं जिस डीप स्टेट की बात कर रहा हूँ, बड़ा देखिए अमेरिकी इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया को रूल करती है और उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी है, जो आर्म्स लॉबी है, पूरे दुनिया भर में हथियार सप्लाई करते हैं। इनका एक अपना इंटरेस्ट है, हो सकता है वो ट्रम्प, उनका इंटरेस्ट जो है ट्रम्प के इंटरेस्ट से मैच ना करता हो, इसलिए वो जाते जाते इस तरह की खुराफात करके जा रहे हैं। जी। वो एक है, वो तो अनफोल्ड करेगा अगले 1-2 महीने में कैसे शेप अप करता है। क्या इसके जरिए अमेरिका एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी बदनामी हो रही है, खास करके उन देशों में जो कि शांति को पसंद करते हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि अमेरिका कम से कम शांति का जो है दूत नहीं है, उसकी छवि इस मोर्चे पर तो कम से कम दागदार हो गई है। आप बताइए अमेरिका कब शांति का दूत रहा है?
इराक में सद्दाम के खिलाफ कोई आपके पास एविडेंस नहीं था, आपने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। आप अफगानिस्तान में लादेन को आर्म करते थे रशिया के खिलाफ। तो ये सब बातें बेकार की हैं। हर आदमी अपने नेशनल इंटरेस्ट को, हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करता है। रही बात यह है कि रशिया अमेरिका से ज्यादा ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की थूथू हो रही है इस समय, कि आप जाते जाते भी ऐसी हरकत करके जा रहे हैं जिससे आपका जो मुल्क है वो एक सवालों के घेरे में आ गया है। जी, क्योंकि पुतिन का जो रिएक्शन है, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉस्चरिंग है। ऐसे में अब इसके आगे आप क्या देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जब तक ट्रंप सत्ता में नहीं आते हैं तब तक इसी तरीके से चलेगा, लेकिन साथ ही साथ आप ट्रिगर पॉइंट की भी बात करें। इसमें आप रूस का जो साथ दे रहे हैं देश, उनकी भूमिका को कैसे देख रहे हैं? क्या उन देशों का रूस पर दबाव है इसके पीछे, अगर ये पॉस्चरिंग है रूस की? देखिए, मैंने दो बात में क्लियर कर दूं। मैंने पहली बात में ट्रिगर पॉइंट बता दूं। ट्रिगर पॉइंट क्या होता है? किसी युद्ध में एक नासमझी जो है खराब कर सकती है हालात। तो जो हालात अभी बने हुए हैं, एक नासमझी जो है इस सिचुएशन को कहां से कहां बदल देगी, किस भयावह स्थिति में ले जाएगी, मैं उसकी बात कर रहा था। रही बात पोस्चरिंग की, तो अगर पुतिन अगर लंबी दूरी की मिसाइल उसको मारने के लिए अमेरिका इजाजत दे रहा है यूक्रेन को, और वो भी वो प्रेसिडेंट जो कि चुनाव हार चुका है, जिसको अपना ऑफिस खाली करना है, और वो कहता है कि हम मार दें, और ब्रिटेन उसी की लाइन टो करता है, तो आप पुतिन क्या करेगा? पुतिन तो कहेगा नहीं भाई हम भी मारेंगे, हम भी मारेंगे, आप आओ। मैं पोस्चरिंग इस सेंस में कह रहा था, मैं इस सेंस में नहीं कह रहा था कि पुतिन दिखावा कर रहे हैं, उस सेंस में नहीं कह रहा था। मैं इस सेंस में कह रहा था कि वो भी पोस्चर कर रहा है कि भाई आप कर लिए, एक थ्रेशोल्ड पे आप आ गए हो, इसको क्रॉस करोगे तो मैं भी करूंगा। अगर उसको क्रॉस करना होता, यूक्रेन बर्बाद करने में कितना टाइम लगता उसको? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बात सीमा के अंदर कार्रवाई करने की है तो आप ये देख पा रहे हैं कि अब तक लगभग 2.5 साल से अधिक समय से जो युद्ध चल रहा है, उसमें रूस ने जितनी भी कार्रवाइयां की वो सीमा के भीतर की, या फिर रूस अपनी क्षमता से जो उसकी क्षमता है, जो उसकी युद्ध की क्षमता है, उससे भी कम जो है दायरे में इस युद्ध को लड़ता रहा है। लेकिन ऐसे में मैं समझना चाहती हूँ कि अब क्या रूस अपनी पूरी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा है? जो मिसाइल का उसने इस्तेमाल किया यूक्रेन के निप्रो शहर को टारगेट करने के लिए, ये उसकी क्षमता का एक नमूना, या फिर इससे 2 महीने में हम इस किस्म के और भी किस्से देख सकते हैं, इस किस्म का और भी जो उदाहरण देख सकते हैं? एक छोटा सा ब्रेक लूंगी प्रबल सर, इससे पहले कि सवाल का जवाब मैं आपसे लूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध है कि लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। ब्रेक के बाद लौटेंगे, लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक के साथ हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। प्रबल प्रताप सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, युद्ध क्षेत्र में पत्रकारिता का एक व्यापक अनुभव इनके पास, और उसी अनुभव से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध है, जिसे ये कहा जा रहा है कि इसका विस्तार दिया जा चुका है, उसका दायरा बढ़ गया है, और इसमें कहीं ना कहीं जो दुनिया के अन्य देश है वो भी अब जो है जूझते। वैश्विक संघर्ष की बात राष्ट्रपति पुतिन ने कही है कि अब ये वैश्विक संघर्ष में तब्दील हो रही है, ये भी एक चिंता की बात है। प्रबल सर, मैं समझना चाहती हूँ कि रूस की जो युद्ध क्षमता है, उसके पास जिस किस्म के हथियार है, अब तक शायद उसने उसका प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आने वाले अब कुछ दिनों में या हफ्तों में हम इस क्षमता का प्रदर्शन करते हुए रूस को देखेंगे? वो उस पर निर्भर करता है नेहा कि अगर जेलेंस्की किस तरह की हरकत करते हैं। अगर आपने लंबी दूरी वाली मारक क्षमता वाली मिसाइल का करके और रूस के एक शहर में आपने इस्तेमाल किया, तो उसने कीव पे कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि रशिया जो है वो क्राइसिस के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। क्राइसिस कितनी है, कैसे एस्केलेशन, उसके एस्केलेशन से मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर वो चाहता तो वो यूक्रेन को उसको खत्म करने में समय नहीं लगता। और जो रशिया का पुतिन का रिस्पॉन्स है, वो जो लंबी दूरी मिसाइल जिसका इस्तेमाल जेलेंस्की ने किया, उसके रिस्पॉन्स में उसने किया है। उसने स्टैंड अलोन नहीं किया कि हम मार देते हैं पहले आपको, पॉइंट नंबर 1। तो अभी जो है वो कह भी रहा है, वो वार्न कर रहा है पुतिन कि अगर आप नहीं इनको रोकोगे, एक सिचुएशन आपने क्रिएट की है, आपकी वजह से इम्बोल्डन हो गया है, और अगर आपने नहीं रोका तो फिर हम ऐसा नहीं कि हम शांत बैठेंगे, आप लंबी दूरी मारोगे, हम भी लंबी दूरी कर देंगे। तो वो इसलिए बार बार कह रहा है कि वैश्विक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि
जो पुतिन और ट्रम्प का जो पास्ट एसोसिएशन रहा है, आपको याद होगा कि इन दोनों के संबंध बड़े अच्छे हैं और ट्रम्प ने कहा भी था, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये वैश्विक युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं। जी, मैं समझना चाहूंगी कि युद्ध आमतौर पर आपने जिस तरीके के युद्ध को कवरेज की है, कवरेज पत्रकारिता उनमें की है, युद्ध में कब क्या हो जाए इसकी भविष्यवाणी कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और खास करके युद्ध जितना लंबा खिंचता जाता है। यूक्रेन युद्ध क्योंकि इसको 1000 दिन से अधिक समय हो गया है, क्या अब आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब क्लाइमेक्स के दौर की तरफ ये युद्ध बढ़ रहा है? और देखिए, मैं उसको अगर आप इस कंटेक्स्ट में आपके सवाल का जवाब दूं तो शायद बेहतर होगा कि देखिए, रशिया जो है एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, एक नॉर्मल युद्ध नहीं है जो जो दो मुल्कों के बीच में, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में हुआ। ठीक है कि आपने सेना भेजी, हम लड़े और आप इधर गए, हम उधर गए, और वहां ये, और वो जो न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया है और न्यूक्लियर आर्म्ड यूएस है, तो उतनी ही जिम्मेदारियां भी हैं इनको। तो मुझे लगता है कि ये जो युद्ध है, अभी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में ट्रम्प जब फुल कंट्रोल में आ जाएंगे, उसके बाद ये अपने क्लाइम्स की तरफ होगा और ये खत्म होगा और एक समझौता होगा। ऑलरेडी मैं, जैसे कि मैं पहले आपको बोला कि एलन मस्क, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एलन मस्क ऑलरेडी एक डील नेगोशिएट कर रहे हैं पुतिन से इस युद्ध को खत्म करने के लिए। लेकिन वो सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब ट्रम्प फुल फ्लेजेड एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे। ये अभी का ये जो दौर है अगले 2 महीने का, ये दौर खतरनाक है, मैं मानता हूँ बहुत खतरनाक दौर है और बड़ा चिंता का दौर है कि एक भी हरकत जो है बचकानी ये हालात को बहुत खराब कर सकती है। बिल्कुल, एक भी ट्रिगर पॉइंट, जैसा कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा है, इस युद्ध के जो है चरण को और खतरनाक बना सकता है, इस युद्ध के जो है परिणाम को और खतरनाक बना सकता है। मैं चीन की भूमिका को समझना चाहती हूँ, क्योंकि इस आज के दौर में जो रूस है वो चीन पर काफ़ी हद तक निर्भर भी है। अगर युद्ध का विस्तार होता है और ये और खतरनाक दौर में चरण में प्रवेश करता है, तो क्या चीन रूस का साथ देता रहेगा? देखिए, जिस तरह से चाइना अमेरिका का जो चीन को लेके बाइडेन उनका जो रिलेशनशिप रहा है, या पुतिन ने तो साफ, अगर इनका पहला ट्रम्प जब पिछली बार राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हम चाइनीज गुड्स पे 50% ट्रेड टैक्स लगाएंगे। तो ये खतरा चीन को भी है कि अगर ट्रम्प आएंगे तो उनके जो गुड्स हैं उनको अमेरिका में जाने में बहुत ज्यादा टैक्सेशन हेवी पे करना पड़ेगा। तो चाइना के पास, और दूसरा, दोनों एक अस्ट्रेलियन कम्युनिस्ट, चाइना तो अभी भी है और वो रहा है, इनका एक इतिहास रहा है। तो चाइना तो मुझे लगता है कि मोर और लेस वो रशिया के पुतिन के साथ ही लाइन होगा। और इस यूक्रेन के युद्ध में भी चाइनीज पोजीशन को अगर आप स्टडी करें, उसको गौर करें, तो आपको लगेगा कि नहीं, चाइना हमेशा रशिया के फेवर में रहा है, पुतिन के साथ रहा है। तो वो तो उसमें कोई नहीं कंफ्यूजन है। लेकिन ट्रम्प का आने से, और जो ट्रेड टैक्स की बात ट्रम्प पिछले रिजीम में कह चुके हैं, 50% प्लस टैक्स की बात की है चाइनीज, तो उसको लेके भी चाइना है कि अगर उसकी इकोनॉमी, अगर इतना टैक्सेशन हुआ तो उसकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए आप देखिए, इंडिया रिलेटेड भी अभी जो लाओस में एक मीटिंग हुई, राजनाथ सिंह उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे, तो ये बात हुई है कि हम अपने अतीत से बढ़ के आगे बढ़ें और हम रिश्ते सुधारें। तो वो एक अलाइनमेंट है, लेकिन चाइना तो रशिया के साथ ही है। बिल्कुल बिल्कुल, चाइना रशिया के साथ है। ऐसे में मैं भारत की भूमिका को भी समझना चाहूँगी। भारत की प्रस्तावित यात्रा, रूस की राष्ट्रपति पुतिन जो है, ये कहा जा रहा है कि अगले साल भारत आने वाले हैं। ऐसे में भारत के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात करते हैं। क्या क्योंकि ये खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है युद्ध, इस दौर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी भूमिका की अपेक्षा की जाती है? भारत को आगे आना चाहिए? देखिए, भारत हमेशा से इस बात का पुरजोर समर्थन करता रहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, ने इस बात को पुरजोर कहा है और लगातार कहा है। उन्होंने जेलेंस्की से, पुतिन से, सबसे बात की है, और पुतिन ने इस बात को एंडोर्स भी किया है कि भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि युद्ध समाधान नहीं है और हम अप्रिशिएट करते हैं। पुतिन का यहाँ आना
एक मैसेज भी है। मैसेज ये है कि जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे रिश्ते खराब थे, ठीक है, ट्रम्प जब तक आएगा उस दौरान पुतिन का आना, तो अगर हम अपनी स्ट्रेटेजिक ग्लोबल रिलेशनशिप को हिंदुस्तान अगर के नजरिए से देखें तो पुतिन का आना एक सार्थक कदम है। और हिंदुस्तान कभी युद्ध का समर्थन नहीं किया। इनफैक्ट हिंदुस्तान तो वो मुल्क है जो हमेशा, पाकिस्तान ने ही युद्ध किया, हमने तो युद्ध किया ही नहीं कभी, हम तो हमेशा पीसनिक लोग हैं। तो उसमें पुतिन का आना एक मैसेजिंग है। वो मैसेजिंग ये है कि अगर अमेरिका में चेंज होता है एडमिनिस्ट्रेशन और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, जो कि पहली बार बोल चुके हैं हिंदू के बारे में, ऐसा कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 250 के साल में कभी नहीं बोला। इंडिया इंपॉर्टेंट कंट्री, तो वहां चेंज होना, पुतिन का आना तो एक रीअलाइनमेंट है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे और ये सब थे। जी, लेकिन एक भारत के सामने ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब आईसीसी ने अरेस्ट वारंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी कर रखा है, तो अगर व्लादिमीर पुतिन आते हैं तो क्या भारत उनकी गिरफ्तारी करेगा? क्योंकि भारत आईसीसी का सदस्य देश है। जी, क्यों करेगा? आप ये बताइए, हमारा हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान के लोगों को कहता रहा कि आप हमारे मुल्क में दंगा करते हैं। कौन सा दुनिया का ऐसा राष्ट्र था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? क्या पाकिस्तानी आतंकवादियों को हिंदुस्तान को दे दीजिए। 26/11 हुआ, ताज पे होटल, पार्लियामेंट पे अटैक, इस सब बेकार की बात है कि आईसीसी आएगा इंडिया अरेस्ट करेगा। हर आदमी का अपना, हमें इंडिया का अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे। और क्यों पुतिन को अरेस्ट करेंगे? क्या वॉर क्राइम उसने किया है? अगर वही वॉर क्राइम है तो अमेरिका ने तो 50 वॉर क्राइम किए हुए हैं। तो उनके राष्ट्रपति यहाँ पर अमेरिका आईसीसी का मेंबर नहीं है। नहीं है, मैं कह रहा हूं एक बात जी। देखिए, आईसीसी ने तो नेतन्याहू को भी बोल दिया है कि उनके खिलाफ भी ऑर्डर किया। ये कहना ठीक है, इंटरनेशनल फोरम है, कुछ बोल देते हैं, ये सब इसका मतलब हिंदुस्तान जो भी करेगा वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से करेगा। भारत जो भी करेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए, उसको फर्दर करते हुए करेगा, ना कि आईसीसी क्या कह रहा है और क्या किस तरह की बातें दूसरे मुल्क कह रहे हैं। मुझे उसमें कोई मतलब, उसका कोई मतलब नहीं। जी प्रबल सर, बिल्कुल आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहती हूँ, पूरी की पूरी जो वैश्विक व्यवस्था है, इन दो युद्धों की वजह से, चाहे वो इजराइल गजा का युद्ध हो, हमास के बीच युद्ध हो, या फिर यूक्रेन और रूस का युद्ध, इन दो युद्ध की वजह से जो पूरी वैश्विक व्यवस्था है ये काफ़ी जो एक संक्रमण से गुजर रही है। आप इसमें इस संक्रमण में क्या ये देख रहे हैं कि अमेरिका इतना कमज़ोर हो गया है और वो इस तरीके से एक आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट है वो रूस के खिलाफ इस तरीके से यूक्रेन को मदद कर रहे हैं? क्या इस बदलते दौर में अमेरिका और भी कमजोर होगा या फिर ट्रंप के आने से हालात बदल जाएंगे? देखिए, जिस तरह से बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन रहा है पिछले 4 साल का, और जो हालात रहे हैं, तो अमेरिका की पकड़ जो है आर्थिक रूप से या डॉलर को लेके, या वहाँ की इकोनॉमी, अमेरिका थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है। और ये कहा भी जा रहा था कि लगता है उसकी पकड़, क्योंकि इकोनॉमिकली और मिलिटरीली अमेरिका दोनों पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, ये भी कहा जा रहा था कि उसकी स्थिति कमजोर होगी। अब शायद एक ये भी वजह रही जिसकी वजह से बाइडेन को वोट आउट हुआ, और ट्रम्प जैसे जो कभी इतिहास में अमेरिका के नहीं हुआ, उनको लोगों ने वापस रास्ता में लाया। क्योंकि ट्रम्प, तो मुझे ये नहीं लगता कि अमेरिका जो है अपनी स्थिति को कमजोर होने देगा। मुझे लगता है कि ट्रम्प आएगा। ट्रम्प मैवरिक है, थोड़ा इराटिक आदमी है, वो जो करना चाहेगा वो करेगा। और उसने कहा है कि अमेरिका इज फॉर अमेरिकन, और अमेरिकन इंटरेस्ट जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। तो मुझे लगता है, और अगर उनका और रशिया से जो उनके पुराने अच्छे रिश्ते रहे वो दोबारा से, तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका आर्थिक रूप से या मिलिटरीली बहुत कमजोर होने वाला है। कहीं ना कहीं वो अपनी स्थिति को संभाल लेगा, और ट्रम्प के कार्यकाल में तो अमेरिका ये करता हुआ देखा जाएगा। लेकिन सवाल पश्चिमी देशों का है कि पश्चिमी देश जो कि महंगाई का सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रूस के साथ यूक्रेन का जो युद्ध है, इसकी सबसे बड़ी मार जो है पश्चिम के देशों पर भी पड़ी है। इसलिए इस युद्ध को विस्तार देते समय, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर अमेरिका हो या फिर अन्य नेटो देश हो, कहीं ना कहीं उनको सोचना होगा कि क्या वो शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या फिर जो उनके प्रयास से इस युद्ध को विस्तार देते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रबल सर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो, क्योंकि समय समाप्त हो गया है, लेकिन आप जाते जाते जुड़ जाइए बिल्कुल संक्षेप में। मैं एक बात बोलूंगा, आपने जो लास्ट वाइंड अप किया,
मैं यदि आप लंदन में ब्रिटेन का हाल देख लें, आप बाकी मुल्कों का हाल देखें, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट कहीं आ रही, कहीं राइटिस्ट आ रहे हैं, और एक अजीब किस्म का ट्रेंड है। इवन अमेरिका में देखिए, ट्रम्प को दोबारा लोगों ने वोट किया पावर पे। ये जो चिंताएं हैं, ये उनके वहां के लोगों की चिंताएं हैं कि हमारे यहाँ भाई इकोनॉमी है, अच्छा नहीं कर रही है, युद्ध में हम फंसे हुए हैं, वेस्टर्न इकोनॉमी डैमेज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय भी समाप्त हो गया है। और प्रबल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार और युद्ध क्षेत्र में पत्रकारिता का व्यापक अनुभव, और यूक्रेन युद्ध को लेकर जो भविष्यवाणियां की जा रही है कि अब ये युद्ध जो है खतरनाक चरण में प्रवेश कर गया है। रूसी राष्ट्रपति जो है उन्होंने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में संशोधन कर दिया है और ये चेताया है कि अगर यूं ही यूक्रेन और अमेरिकी मिसाइलों का उसकी धरती को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा तो वो परमाणु हथियार से टारगेट कर सकते हैं अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने दर्शकों का करना चाहूंगी, लेकिन अपेक्षा फीडबैक की रहती है, इसलिए अनुरोध है कि आप हमें ईमेल भेजिए info@hsbroadcasting.com और neha@hsbroadcasting.com पर भी। नमस्कार।